हिंदी साहित्य के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के पुण्यतिथि पर पूर्णिया स्थित विद्या विहार आवासीय विद्यालय में रेणु स्मृति पर्व के आगाज भेल। अपने सारे गणमान्य अतिथियों से आग्रह है कि प्लीज अपने आसन ग्रहण करेंगे। और वही सब कुछ अच्छा बुरा, लेकिन लिखो। तुम सोच रहे होगे कि आज ये बूढ़ा भाषण देने के मूड में है, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने अंचल की सही तस्वीर देखनी है। सच बात तो यह है कि जो भी कालजयी रचनाकार होता है उसकी रचनाओं में इतना कुछ समय सापेक्ष भी होता है और इतना शाश्वत भी होता है, उसकी परतें खुलती रहती हैं। तो वो जो उन्होंने 70 वर्ष पहले का भारतीय जनजीवन का चित्रण किया था, उसके नए आयाम नए संदर्भों में भी खुलते हैं। तो वो पूरी दुनिया में उनके साहित्य का अनुवाद हुआ, जैसे रूसी से लेके जर्मनी और अंग्रेजी, वो लोग भी हैरान हैं। एक जो भी कालजयी रचनाकार होता है भविष्य दृष्टा होता है, वो केवल आज के समाज की रचना नहीं कर रहा है, वो आने वाले युग की पच्चां भी उसमें सुनी जा सकती है। तो हम ये मानते हैं कि आज तक जितना मूल्यांकन हुआ है उसके बाद जो परिस्थितियाँ बदली हैं, रेणु का साहित्य उसके लिए भी हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरी एक बात यह है कि रेणु अकेले एक ऐसे रचनाकार थे जो समस्त भारतीयता के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। उनके साहित्य में जो ग्रामीण समाज है, वो ग्रामीण समाज उस समय का नहीं, वो पढ़ते हुए आपको लगेगा कि वही पात्र हैं, केवल परिस्थितियाँ बदली। पूंजी और सत्ता का संघर्ष अब भी उतना ही है। और रेणु जैसा रचनाकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व देने को तैयार था, वो एक नई पीढ़ी के लिए एक मशाल की तरह, प्रेरणा स्रोत की तरह से। तो इस आयोजन के माध्यम से हम अपनी अस्मिता की तलाश नए सिरे से भी कर रहे हैं और उनको जानने की, एक तरह से उनके साहित्य को समझना अपने आप को समझने के समान है। क्योंकि वो हमारी धरोहर है ना, इसलिए उसे उसकी जो है रक्षा होनी चाहिए, मैं समझती हूँ। और अपनी भाषा तो केवल मात्र जो है बोलचाल का माध्यम नहीं है, वो हमारी संस्कृति का वाहक है। तो उसे फिर आगे ले जाने के लिए ये करना हो कि हमारे बच्चों को वो पढ़ाया जाए और उन्हें जो है अपनी बात अपनी भाषा में कहने का मौका मिले। और वो तभी होगा जब उनके शिक्षक भी जो है इस भाषा में बात करेंगे। और इसके लिए जो है अभी इंडिजिनस लैंग्वेजेस में जो है गाइड बुक शिक्षकों के लिए बन रही है। और इसलिए मैंने कहा कि ये काम बरसों पहले जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया था, क्योंकि वो समझते थे कि उनके जो है संस्कृति के वहाँ कौन होगी, उनकी भाषा होगी। इसलिए आप देखिए उसमें हर तरह की, यहाँ तक कि उन्होंने पंछियों के बोल को भी जो है उसमें समाहित किया। प्रकृति के हर एक की जो अलग अलग खुशबू है, उसका रंग है, उसका रूप है, उसकी अलग एक जिसको कहते हैं ना कि निशब्द का भी अपना एक जो है शब्द होता है। तो उन्होंने उस पूरी चीज़ को जो है पकड़ने की कोशिश की, और यही तो एक बहुत बड़े साहित्यकार की पहचान है। और जो है इसलिए मुझे लगता है कि अब जो है जिस कल्चरल स्टडीज़ की बात मैंने की, उसमें रेणु के साहित्य को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। पूर्णिया विश्वविद्यालय को जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज़, यानी कि सांस्कृतिक पाठ्यक्रम जहाँ हो, वो खोलना चाहिए। और वहाँ जो है रेणु के इस काम पर जो है और ज़्यादा अधिक शोध कार्य होने चाहिए, ताकि आज के हमारे बच्चों को पता चले कि कितने बड़े साहित्यकार हमारे पास है और उनकी जो धरोहर है उनको आप आगे ले जाएंगे। सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साहित्य जगत के लिए यह एक स्मरणीय दिन है। रेणु की पुण्यतिथि है। 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हुआ था। और ठीक ही अभी साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष कौशिक जी ने कहा कि साहित्य समसामयिक भी होता है और शाश्वत भी होता है साथ साथ। तो रेणु ने जिन सवालों को उठाया था अपने साहित्य में, मैला आंचल में, पढ़ती बड़ी कथा में, वे सवाल उस समय के भी थे और आज के भी हैं। अब मैं बहुत फिर से देखता हूँ रेणु के साहित्य को, तो मुझे अद्भुत बातें दिखाई पड़ती हैं जो उस समय शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी। कोविड जब आया तो कोविड के समय सब लोगों ने महसूस किया
अस्पताल हमारी प्राथमिकता है और महिला आंचल की शुरुआत ही होती है अस्पताल खोलने से। आप समझिए इस पक्ष पर कभी विचार नहीं हुआ। हिंदी के आलोचकों ने भी विचार नहीं किया कि अस्पताल खुल रहा है गांव में, कि कोई बड़ी क्रांति होने जा रही है, लेकिन रेणु की नज़र वहाँ थी। ये 21 वर्ष 19 से लेकर 21 तक जो झेला देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों ने इस त्रासदी को झेला। और तब अनुभव हुआ कि अस्पताल हमारे लिए, स्वास्थ्य मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। महिला आंचल की शुरुआत वही से होती है। महिला आंचल की कथा ही शुरू होती है कि बेरीगंज में अस्पताल खुल रहा है, गांव के लोग जमा होते हैं वहाँ। तो इस पर इसका पूरा मूल्यांकन होना चाहिए, इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया था। दूसरी बात कि रेणु का साहित्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक आईना है। तो सामाजिक रेणु के समाज शास्त्र पर तो बहुत विचार हुआ। कई समाज शास्त्रियों ने कहा कि जो साहित्य का समाज शास्त्र होता है, तो समाज शास्त्र का अध्ययन साहित्य के माध्यम से कैसे हो, पश्चिम में भी इसकी चर्चा हुई। अमेरिका में सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, इस पर बहुत काम हुआ। तो जिन लोगों ने सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर बात की महिला आंचल को रखकर सामने, उन्होंने भी महसूस किया कि इसका जो राजनीतिक पक्ष है वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। और राजनीतिक पक्ष वो है कि पहली बार महिला आंचल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनोदशा का चित्रण हुआ है। आप आज अनुभव करेंगे कि सभी दलों में, राजनीतिक दल हैं, उन दलों में कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा होती है, क्या त्रासदी उनको भोगनी पड़ती है, आप महसूस कर रहे हैं ना। इस पर कभी अध्ययन नहीं हुआ है। तो रेणु पहले लेखक थे जिन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समस्या को उठाया कि कितने निराश हो जाते हैं एक पार्टी का झोला ढोते ढोते, और क्या उनकी मनोदशा हो जाती है। तो एक नई खिड़की खुलती है राजनीतिक समस्याओं पर, राजनीतिक दलों के चरित्र पर विचार करने के लिए। कालीचरण है, वामपंथी जनता है, लेकिन निराश हो जाता है कालीचरण। इसी तरह गांधीवादी कोई एक पात्र है उनका, वो भी निराश हो जाता है गांधीवादी का है। और अंत में गांधी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला चरित्र नायक है बावन दास, वो तो शहीद हो जाता है, किसकी हत्या हो जाती है। तो राजनीति का ये चरित्र जो क्रूरता में तब्दील हो जाए, इस पक्ष पर भी विचार होना चाहिए। ये रेणु की समसामयिकता है। आज भी रेणु हमारे लिए प्रासंगिक है, जो उस समय से आज भी बरकरार है। तो इन पक्षों पर रेणु को बार बार पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहा अध्यक्ष जी ने और हमारे साहित्य अकादमी के सचिव ने भी कहा कि एक जो समग्र भारत है रेणु के भीतर, गांव है तो गांव उत्तर भारत का गांव है और दक्षिण भारत का गांव है। गांव के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। कहाँ उन्होंने, राव साहब ने कोट किया कि 12 बरन के लोग उस गांव में रहते हैं। और 12 बरन को समझने का जो समाज शास्त्र है, ये जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है भारतीय समाज में, उसमें क्या कैसे बिखराव आया है, कैसे प्रतिद्वंदिता बढ़ी है, और कैसे क्योंकि महिला आंचल में जब गांव के झगड़े होते हैं तो लक्ष्मी कोठारिन है कबीर मठ की, तो पंचायत करती है, भंडारा होता है, अलग अलग मोहल्लों के झगड़े हैं उनको ख़त्म करती है, एक साथ बैठाती है सबको खाने के लिए। तो मेल मिलाप भी है। तो सामाजिक जीवन का एक चित्र है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।